यहाँ पे जो बात हो रही है ये उस तरह की इमरजेंसीज़ की बात है जिसमें कोई ना कोई जर्म या बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है, या वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ जो जीवित त्रासदी है। तो इसमें हम कौन सी त्रासदीज़ को हम अलग से डील करेंगे, वो हैं अर्थक्वेक और फ्लड्स और जो फिज़िकल कारणों से कोई त्रासदी होती है, मेटेओर कोई अगर गिरता है। एक्चुअली बहुत पहले एक स्थिति ऐसी आई थी जब वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जर्म की खोज की कि कोई ना कोई जर्म होता है जिससे बीमारी फैलती है। और एक वक्त ऐसा आया कि सब लोग ने ये मान लिया कि हर बीमारी के पीछे कोई जर्म होता है, और उसे हम एक डार्क पीरियड कहते हैं मेडिकल साइंस का। कारण क्या था, उस समय लोग यही ढूंढने में लग गए हर बीमारी के लिए कि उसमें कोई जर्म होता होगा। तो फिर उसके बाद फिर एक बार सोच बदली और ये देखा गया कि सिर्फ एक तो जर्म हर केस में ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जर्म ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर ये एक कंसेंसस बनी, एक सब लोगों में सहमति बनी कि एक ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें एजेंट, अब उन्होंने जर्म कहना बंद कर दिया, एजेंट कहना शुरू कर दिया जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो जैसे जीवित है तो उसे हम कहते हैं, उसके नाम से बोल सकते हैं, जर्म बोल सकते हैं, या बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, या कोई और इंसेक्ट भी उसमें आ जाते हैं। और उसमें एक एनवायरमेंटल इंटरप्ले होता है। जब तक वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो जो होस्ट है, जो व्यक्ति बीमार हो रहा है, उसमें बीमारी पैदा नहीं कर सकता। इसको हम एजेंट, दूसरे एजेंट और क्या हो सकते हैं, वो केमिकल हो सकते हैं। जैसे आप छिड़काव कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, तो वो भी एक एजेंट हो गया जो छिड़काव करने वाला है उसको बीमार कर सकता है। या ख़राब सब्जियां खा के लोग बीमार हो सकते, तो वहाँ पे एजेंट हो गया। और फिर एनवायरमेंटल इंटरप्ले होता है जिसमें ये भी है कि अगर बारिश हो जाती है तो उसका असर कम हो जाएगा। अगर छिड़काव किया आपने, उसके बाद बारिश हो गई तो शायद पत्तों पे से धुल जाएगी, तो शायद उतनी बीमारी पैदा ना कर पाएगा जो एक क्यारी में आपने छिड़काव किया, उसमें बारिश नहीं पड़ी, दूसरी में बारिश पड़ी, तो पता चला लोगों ने कह दिया कि नहीं, इससे तो कोई बीमारी होती नहीं है, ये तो सेफ़ है। तो हमें सिर्फ इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट अलग है तो बिहेवियर अलग हो सकता है। और तीसरा जो फैक्टर है, होस्ट, उसकी उम्र क्या है, वो कितना हट्टा कट्टा है, कितना मजबूत है, कितना खाता पीता है, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, क्या वो कुछ और ख़तरनाक आदतों का शिकार है। अब जैसे हम देखते हैं कोविड के जो पेशेंट जिनकी डेथ हो रही है, जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उनको कोई और बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है या कुछ और है। तो होस्ट फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अगर स्मोक करते हैं या किसी को टीबी है, उसको कोविड से डेथ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होगा तभी बीमारी होगी, ठीक है। अब बात आती है कि कोविड है क्या। कोई भी जो बीमारियां होती हैं जो किसी जर्म से होती हैं या किसी जीवित एजेंट से होती हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या, उसका जीवन शैली कैसी है। तभी तो हम लड़ाई कर सकते हैं। दुश्मन से अगर हमें लड़ाई करनी है तो हम दुश्मन को अच्छी तरह पहचानें।
तो आप लोग सुन रहे होंगे कि वायरस है। अब इसको वायरस क्यों बोलते हैं? वायरस कौन सी कैटेगरी है, क्यों वायरस कहा जाता है? एक्चुअली वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट लिया है अपनी सहूलियत के लिए, पढ़ाई की सहूलियत के लिए, जीवित और मृत, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो जीवित है उसके कुछ फीचर्स हैं। उसका एक अपने जैसे दूसरे पैदा कर सकता है और उसको अपनी ग्रोथ कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये 2 मुख्य फीचर्स हैं। इसके दूसरे और कई सारे एंगल्स हैं। उसमें ये कि उसे एनर्जी के लिए खाना ज़रूरी होता है, हो सकता है पानी ज़रूरी हो, अलग अलग क्लास के हो सकते हैं। अब लिविंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और जितने भी हमारे जीव जंतु हैं वो सब आ जाते हैं। और नॉन लिविंग जैसे ये कुर्सी है, मेज है, ये सब है। वायरस कुछ बीच की चीज़ है। वायरस जब अपने होस्ट के अंदर होता है, अब हम होस्ट मरीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं होस्ट, तो होस्ट के अंदर होता है तो वो सारे नए जीवित की तरह बिहेव करता है, लिविंग की तरह बिहेव करता है। वो उसकी ग्रोथ भी होगी, वो अपने जैसे पैदा भी करेगा, और जब वो बाहर निकल जाता है तब वो मृत की तरह बिहेव करता है। उसको ना खाना चाहिए, ना उसकी ग्रोथ की ज़रूरत है, ना वो अपने जैसे और पैदा करेगा। वो हो सकता है कि अगर उसकी स्ट्रक्चर सेम रहे, किसी तरह से स्ट्रक्चर पे और कोई अटैक ना हो, तो वो वायरस इमॉर्टल है, कभी नहीं मरेगा। जब तक कायनात है तब तक जिंदा रहेगा, मतलब उस फॉर्म में पड़ा रहेगा। शर्त क्या है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम, मतलब वो बनी रहे। तो उसको ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए अगर बाहर पड़ा हुआ। तो ये हो सकता है कि आज जो मैंने खांसी की और वो सही जगह पड़ गया जहाँ पे वो सेफली पड़ा रह सकता है, उसको कोई और चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, उसके प्रोटीन वगैरह को। तो वो मेरे 3 पुश्तों बाद, 4 पुश्तों बाद हो सकता है कोई बच्चा आए, उसको वो इन्फेक्शन हो जाए। हो सकता है 100 पुश्तों बाद किसी को हो जाए। तो वायरस इसलिए बड़ी ख़तरनाक चीज़, बहुत इसकी वजह से बहुत इसको हम कहते हैं कि बहुत ही डेंजरस है। और वायरस की एक और खूबी ये होती है कि वो अपने होस्ट के अंदर घुस के वो होस्ट का ही जो सेल्स होती हैं उनको कंट्रोल करके काम करता है। अब हम अपनी साइंस की याददाश्त में जाएं कि हर शरीर जो है, हर बॉडी, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, वो सेल से बनी होती है। और सेल का एक कैरेक्टर होता है, उसकी एक दीवार होती है और एक उसमें कंट्रोल रूम होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके अंदर कुछ ये मटेरियल भरा रहता है जिसके कारण वो जीवित रह पाती है। उसके अंदर कुछ पावर हाउस होता है। एक जीवित के लिए भाई एनर्जी भी चाहिए, तो एक पावर हाउस भी बना होता है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और एक रिपेयर सिस्टम भी होता है। अब वो रिपेयर सिस्टम छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। तो ईश्वर ने जो लिविंग बनाया है वो इतने अच्छे से बनाया है, या नेचर ने बनाया है वो इतने अच्छे से बनाया है कि हर चीज़ सेल्फ कंटेन्ड है। जैसे हमने एक वो भेजा था ना, स्पेस स्टेशन भेजा हुआ है, स्काई में, स्पेस में है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप रिपेयर हो जाती हैं।
इसी तरह से बनाया गया है जिससे वो अपने आप रिपेयर कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कमी आ जाती है जिसके लिए हमें यहाँ से मैकेनिक भेजने पड़ते हैं, और उसको भेजने में अरबों डॉलर का खर्चा आता है। और फिर वो एक दो बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से भेज के वो मैकेनिक ने जाके उसको ठीक किया, फिर लौट के आया। तो इस तरह से लाइफ हमें ऐसा लगता है जैसे बड़ा सिस्टम के साथ बना के भेजा हुआ हर चीज़। इसकी रिपेयर का सिस्टम भी इसी के अंदर है, इसके एनर्जी का सिस्टम भी इसी के अंदर है। तो ये समझना जरूरी कि हमारी सबकी बॉडी जो है वो नंबर ऑफ सेल्स से बनी है। कितना नंबर? हजारों करोड़ों, हाँ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब खरबों खरब सेल्स होती हैं। अब वो सेल्स जो हैं इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। जैसे ये उंगली का काम है, हमारे शरीर को बहुत सारे काम करती है उंगली। टच बताती है, हम कुछ बनाना चाहते हैं वो बनाती है ना। तो अब जो सेल यहाँ पे है, सपोज उसका नाम हम रख लेते हैं रामलाल। रामलाल को खाना चाहिए, पानी चाहिए। रामलाल अपनी जगह बैठ के काम कर रहा है। उसका काम क्या है कि बस ये बताना है कि कोई गर्म चीज़ छू दी उसको, इसलिए उसका जीवन इसी बात पे निर्भर है कि उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। वो काम करता है टेलीफोन डिपार्टमेंट में, सपोज वो वहाँ से बस उसे घंटी ये देनी है कि भैया ये यहाँ पे ये फायर अलार्म बज गया, सपोज इस तरह का कुछ काम कर रहा है। तो उसको रोटी, पानी, कपड़ा तो नहीं चाहिए, सब कुछ ब्लड के थ्रू सप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई अटैक हो जाए, यहाँ पे कोई पिन चुभ गया, पिन चुभा तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो उसके अंदर घुस गए। पिन अकेला नहीं जाएगा, वो उसके साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया भी घुसेंगे, कुछ स्किन पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो एंटर करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी की पुलिस है। उसके अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। जैसे आर्मी में रैपिड एक्शन फोर्स है, कुछ पीएसी है, कुछ आर्म्ड फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ रबड़ बुलेट मिली हुई हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको बड़े लीथल वेपन मिले हुए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर पूरा सिस्टम ऐसे। अच्छा, वो सिस्टम जो है पहचान के काम करता है। कुछ ऑटोमेटिक काम करते हैं कि कोई नई चीज़ आ गई है और वो जानी पहचानी नहीं लग रही है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन कुछ नई चीज़ें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये पता नहीं ये दुश्मन है भी या नहीं है, या काम की चीज़ है, या तो वो अंदर प्रवेश कर जाती है। वायरस के साथ क्या होता है? एक तो बहुत छोटा होता है, किसी भी इनफैक्ट जितने भी मास्क बन रहे हैं, कोई भी मास्क ऐसा नहीं है जिसमें वायरस रुक सके। 100 माइक्रोन से के साइज़ का वायरस होता है, उससे छोटे होते हैं। और जो हमारे पोर्स होते हैं ये 200-300 माइक्रोन्स के होते हैं जो मास्क में, अदरवाइज़ आप सांस नहीं ले पाएंगे उससे। तो लेकिन ये प्रिवेंशन कैसे करता है? इसमें फंस जाते हैं वो, क्योंकि कोई इनमें चलने की तो सुविधा है नहीं, उनके पास टांग वांग तो है नहीं, वो उड़ते हुए आ रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली नाक में चले गए तो चला जाएगा, अगर वो कपड़े के थ्रू जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, जाके अटक जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक दिन के बाद दोबारा उसको बिना धोए या बिना स्टरलाइज के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है दिन भर का बहुत सारा वायरसेस फंसे रखें। अब क्या होता है? वायरस जो है एक तरह से, अब ये हमारा वायरस है सपोज। वायरस बहुत सिंपल बना होता है, इसकी एक वॉल है और इसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम है।
इसके अंदर एक डीएनए या आरएनए होता है इसके, जो बहुत सिंपल है। एक इसका कवर हो गया और एक इसके अंदर आरएनए हो गया। अब ये क्या करता है कि ये जैसे सेल के अटैचमेंट में आता है, अब अगर ये हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उससे बच के निकल गया तो क्या करेगा, ये सेल के बॉडी पे अटैच करके और इसका जो आरएनए है ये अंदर चला जाएगा ऐसे, फिर ये आके जाके और ये इसके न्यूक्लियस को अफेक्ट कर देगा, सेल के न्यूक्लियस को अफेक्ट कर देगा। अब ये सेल एक्चुअली उसके कंट्रोल में है, वायरस के कंट्रोल में। अब यहाँ पे साइंस मूवी का काम शुरू होता है। अब ये सेल जो हो गई बीमार हो गई। देखने में अब जैसे हम लोगों के बीच में किसी को वायरस लग गया, उसकी शक्ल नहीं बदली, कुछ नहीं, तो वो तो आराम से एंट्री लेगा। अब ये सेल को अगर हमें मारना है, वायरस को तो मार नहीं सकते, तो हमें सेल को ही ख़त्म करना होगा। लेकिन अगर हम सेल को ख़त्म करने के लिए कोई दवाई देंगे तो बहुत सारी जो दूसरी सेल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, जो ऐसी दिखने में है, और कोई तो पहचान है नहीं। अब अगर कोई ऐसी दवाई बना दी कि इस सेल को मारा जा सकता है, तो वो ऐसी है अरबों और सेल्स हैं उनको भी मार देगी। इसीलिए वायरस एक ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो हमारे शरीर की ही उसको कंट्रोल करके काम कर रहा है। वो एक कैंसर सेल की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कैंसर सेल भी हमारी अपनी सेल ही बागी हो जाती है। सपोज़ मैं आपके सोसाइटी में काम करता हूँ, मैं आपका एक वर्कर हूँ, मैं ये सोचने लगूँ कि अब मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ, मैं ही सारा पैसा इकट्ठा कर दूँ, मुझे जो मिलता जाए वो मैं सब अपने में डालता जाऊँ। तो कैंसर का कारण यही होता है कि बॉडी की एक सेल वो कैंसर की तरह अनकंट्रोल तरक्की करने लगती है, और वो बाकी की सारी सेल का जो भोजन है जो है वो खा जाती है। तो अब ये वायरस जब हमारे अंदर आ गया तो ये सेल हमारे बॉडी की सेल में इनडिस्टिंग्विशेबल हो गई, इसको पहचाना नहीं जा सकता। अब इसका असर क्या होगा, ये वायरस फिर अपने जैसे बहुत सारे और वायरस बना के इसमें से और वायरसेस तैयार करके जब छोड़ेगा तो कई सारे वायरस और पैदा हो जाएंगे और ये सेल मर जाएगी, और ये वायरस फिर औरों को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बीमारी फैलती है। कोई भी वायरस से रिलेटेड बीमारियां जितनी भी होती हैं वो इसी तरह से फैलती हैं। इसलिए जब भी वायरस की बीमारी आएगी तो ये समस्या रहेगी कि उसकी दवाई बनने में टाइम लगेगा, उसका इम्यूनिटी को समझाने में टाइम लगेगा कि भैया ये वाला वायरस है। जो कहते हैं ना कि भाई वैक्सीन बनाने में अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी लोग ढूंढ रहे हैं कि हम वैक्सीन का सिस्टम ये होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को फ़ोटो दिखा देते हैं या कोई निशानी बता देते हैं कि ऐसा बंदा आएगा तो उसे घुसने नहीं देना।